साथियों नमस्कार, कैसे हैं आप सब लोग। मज़ामा केम छो कसा आहेस। साथियों आज एक इम्पॉर्टेंट जजमेंट पर मैं आज लाइव क्लास में आपके साथ जुड़ा हूं। कई बार क्या होता है कि आपके जो राइट्स हैं क्वेश्चन के किसी फॉल्स क्रिमिनल केस को लेकर, तो उसमें हम जाएं नहीं जाएं इसको लेकर काफ़ी डाउट्स हमारे मन में रहते हैं। तो आज जो वीडियो का कंटेंट मैं डिस्कस कर रहा हूं ये बेस्ड है ऑनरेबल गुजरात हाई कोर्ट के जजमेंट पे। एक रिसेंट फैसला जहां पर ऑनरेबल गुजरात हाई कोर्ट ने ये स्पष्ट किया है कि अगर आप क्वेश्चन के लिए मूव कर रहे हैं किसी मामले के अंदर, तो उस सिनेरियो में किन किन बिंदुओं को आपको ध्यान में रखना है और क्वेश्चन पिटिशन में किस तरह से आर्ग्यू करना होता है और किस तरह से फैक्ट्स को प्लीड करना होता है, इन समस्त जानकारियों का एक बेटर जो है समावेश है इस जजमेंट में। तो आज इस जजमेंट को पढ़ने से पहले आप एक कॉपी और एक पेन हाथ में लेके बैठिए और जो बातें बता रहा हूँ उसको नोट डाउन करते हुए चलिए, ताकि कोई आपको दिक्कतें भविष्य में ना हो इफ़ यू आर गोइंग टू कंटेस्ट अ क्वेश्चन केस। ठीक है जी। जजमेंट है कल्पेश बेराम स्टेट ऑफ गुजरात का। जजमेंट है 20 अगस्त 2024 का। इस केस में जो कंसर्न अक्यूज्ड है उस पर प्रोसिक्यूशन था सेक्शन 120B IPC का, सेक्शन 505 सब क्लॉज 1 सब क्लॉज B IPC का, सेक्शन 54 डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट का, सेक्शन 3 पुलिस इंसाइटमेंट टू डिसअफेक्शन एक्ट 1922 का। जो ये कंसर्न व्यक्ति है इसके खिलाफ मल्टीपल FIR हुई और ये जो व्यक्ति है ये FIR को लेकर हाईकोर्ट में गया क्वेश्चन को लेकर। इसका कहना यह था कि जो ये केस है ये किसी भी रूप में स्टैंड होने योग्य नहीं है, तो कोर्ट ने सारे फैक्ट्स को देखते हुए FIR को जो है क्वैश कर दिया। ये तो है कहानी का वो पार्ट जो आउटकम है जिसको आप यूजुअली जो है देखते हो, पर रियल में क्या हुआ इस कहानी में इसको भी जो है समझना ज़रूरी है, ताकि जब भी हम कॉन्टेस्ट कर रहे हैं तो हम किस तरह से अपने केस को डिज़ाइन करेंगे, किस तरह से वर्कआउट कर पाएंगे। सबसे पहले जब भी आप क्वेश्चन के लिए जा रहे हैं तो आपको देखना है रिपोर्ट को और FIR को, वेदर एलिगेशंस एग्जिस्ट देयर इन कॉन्स्टिट्यूटिंग अ प्रीमा फेशिये केस और नॉट। अब कईयों के माइंड में डाउट क्या आता है कि प्रीमा फेशिये केस क्या है। प्रीमा फेशिये केस को समझने के लिए आपको 23 अगस्त 2024 का एक जजमेंट है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का SC/ST केस की बेल को लेकर, उसको जो है पढ़ना होगा। उसमें यह स्पष्ट किया गया कि इफ़ अ कंसेंट कंप्लेंट इज गोइंग टू क्रिएट अ रीजनेबल डाउट एंड सस्पेक्शन कि आपने कोई वायलेशन किया है कानून का, तो ऐसी स्थिति में उस कंसेंट कंप्लेंट के आधार पर हम ये कह सकते हैं कि देयर इज़ अ प्रीमा फेशिये केस अगेंस्ट यू। यू गॉट द पॉइंट ना। तो मेरा कहना ये है कि इस केस में इन्होंने सबसे पहले उस पुलिस की FIR को जो है एनालिसिस किया और इनका कहना यह था कि इस केस के जो फैक्ट्स बताए गए हैं वैसे के वैसे फैक्ट्स एग्जिस्ट नहीं करते हैं। एंटायर फैक्ट्स इंस्टीट्यूटेड इन द कंसेंट FIR आर टोटली अब्यूज ऑफ प्रोसेस ऑफ लॉ। अब ये कहना तो बहुत आसान है कि प्रोसेस का अब्यूज़ है, FIR क्वैश कर दो, बट आप जो बात कोर्ट में कहते हैं उसको साबित भी करना होगा, क्योंकि रूल ऑफ लॉ का जो है यहाँ पर एक प्रिविलेज है कि जो कुछ भी आप कह रहे हैं अगर वो कानून के बॉर्डर से बाहर जा रहा है तो कोर्ट वैसे भी बात कंसिडर नहीं करेगा, और अगले ने गलती करी है और उसने कानून के बॉर्डर से परे जाकर जो है केस इंस्टीट्यूट किया है तो वहाँ पर उसकी क्वेश्चनिंग भी इजीली आप क्लेम कर सकते हैं। अब जज के बारे में आप सबकी अवधारणा क्या है कि जज सुनते नहीं है, हम मेहनत कर लेते हैं, वो क्वेश्चनिंग नहीं करते हैं, उनके बारे में तमाम गलत सलत शब्द आप कहते हो, मत कहा करो। आपसे मैं निवेदन यही करना चाहता हूँ कि जब भी हम ड्राफ्टिंग कर रहे हैं तो आपको बेसिक पैटर्न्स क्लियर होने चाहिए। अगर पैटर्न्स क्लियर नहीं है तो कहीं से भी आप जो है रिलीफ नहीं ले सकते हो। आपको एक बात मैं स्पष्ट करना चाहता हूँ कि आपको जो भी पैटर्न लेने हैं वो बहुत सिंपल क्लियर होने चाहिए। अगर क्लियर नहीं होंगे तो यू कुड नॉट बी अ बेस्ट पर्सन टू आर्ग्यू योर केस। उदाहरण के लिए आपसे मैं सामान खरीदने आया और अल्टीमेटली आप मुझे सामान दिखाए जा रहे हो, मेरा इंटरेस्ट ही नहीं है, मैं अल्टीमेटली चला जाऊंगा तो आपका टाइम भी खोटा हुआ, अल्टीमेट सामान भी नहीं बिका। और अगर स्मार्ट जो है प्लेयर है इस मार्केट का, उसको मालूम है कि ग्राहक की रिक्वायरमेंट क्या है और कितने तक सामान खरीद पाएगा, तो वही सामान दिखाएगा तो सामान जल्दी बिक जाएगा। तो कोर्ट में आपको जज करना पड़ता है जज को कि व्हाट इज़ द रिक्वायरमेंट ऑफ ए जज, और उसके बाद वो कितना सुनना चाह रहा है आपको। तीसरी बात है कि केस में जो नटशेल नेटर है उसको निकाल के आप कैसे रख पाते हैं और किस तरह से आर्गूमेंट कर पाते हैं। तो इनका कहना यह था कि जो इस केस में परिवादी है वो एक पुलिस का कांस्टेबल है और उसने एक FIR कटाई है जिसमें उसका कहना ये है कि एक ग्रुप जो है बना, उस ग्रुप में अक्यूज पर्सन भी है और कंप्लेनेंट को भी एज अ मेंबर जो है ऐड किया गया 18 जुलाई 2020 को विदाउट हिज नॉलेज। उसकी कंसेंट भी नहीं थी। उसका कहना यह कि 22/7/2020 को ये फैक्ट उसकी नॉलेज में आया। इमीडिएटली उसने इस मैटर को रिपोर्ट किया और इन्होंने जो है ग्रुप को डिलीट कर दिया। ये तो है FIR का एक फैक्ट। उसका कहना यह था कि इस ग्रुप का मोटिव क्या था कि जो कंसर्न पुलिस के ऑफिशियल्स हैं उनको भड़काना, एक द्रोह की स्थिति पैदा करना और अल्टीमेटली उनके जो लेक्चर्स हैं अक्यूज के वो इस तरह से इसमें आ रहे थे कि जैसे पुलिस बल सरकार के खिलाफ खड़ा हो जाए। ये एक पैनिक पोजीशन जो है क्रिएट करना चाह रहे थे ड्यूरिंग द कोरोना टाइम। क्लियर है। और
इसके अलावा इनका कहना था कि ये जो ग्रुप है बेसिकली ठगी कर रहा है पुलिस के नाम से। तो इस तरह के ग्रुप को बनाना, उसके पीछे इलीगल इंटेंशन ये था कि लोगों से पैसा ऐंठना। ये कुछ तमाम फैक्ट्स बताए गए और मामला गंभीर होने से पुलिस ने जो है एफआईआर काट ली विदाउट डूइंग एनी प्रॉपर वेरिफिकेशन। जब मामला हाईकोर्ट में था तो कुछ फैक्ट्स रखे गए जो काफ़ी इंपॉर्टेंट थे। फैक्ट नंबर 1 कि बेसिकली हमने कोई भी इलीगल एक्ट नहीं करा है, एंटायर एफआईआर इज अब्यूज ऑफ प्रोसेस ऑफ लॉ। तो ये कहना तो आसान है, बट ये प्रोसेस का अब्यूज़ कैसे? इनका कहना यह था कि बेसिकली कुछ गवर्नमेंट के टीचर्स जो हैं प्रोटेस्ट कर रहे थे। उनका कहना था कि हमारा जो ग्रेड स्केल है उसको इम्प्रूव किया जाए, तो यहाँ पर ग्रेड स्केल को इम्प्रूव किया गया और अल्टीमेटली इनको ₹4200 का बेनिफिट जो है दिया गया। तो उसी तर्ज पे सरकार के इंटेंशन में ये थे कि जो कंसर्न कांस्टेबल है पुलिस के, उनको भी जो है बेनिफिट दिया जाए ग्रेड पे का। पर जब बेनिफिट नहीं दिया गया तो इन लोगों ने कूच किया टूवर्ड्स कंसर्न एमएलए एमपी। उन्होंने लगातार ज्ञापन दिए और उन्होंने इनके राइट्स की बात करी और उस ज्ञापन का जो संग्रह था वो इस ग्रुप में किया गया। इन पुलिस वालों को उनके राइट्स के बारे में बताया गया और अल्टीमेटली इनकी जो ग्रेड पे है वो 2800 रुपये हो जानी चाहिए थी। इस बारे में जो है यहाँ पर चर्चा की गई। अल्टीमेटली जब इनके संज्ञान में फैट आया अक्यूज के कि एक सर्कुलर जारी कर दिया डीजी ने, उसमें कहा गया कि ऐसे ग्रुप बनाना, उसमें मटेरियल सर्कुलेट करना अपने आप में अपराध होगा, तो उन्होंने ग्रुप को जो है डिलीट कर दिया। इनका कहना यह था कि जो भी फैक्ट्स हैं ये सारे के सारे फैक्ट्स जो है जेन्युइन है, हमने कोई मैनिपुलेशंस नहीं करा है, हमारी कोई इंटेंशन मेला फैट नहीं है। अल्टीमेटली हमारे को जो है इस केस में इम्प्लीकेट करने के बजाय इस प्रोसीडिंग को जो है वो क्वेश्चन किया जाए। तो आप जरा सोचिए कि जो फैक्ट्स रख रहे थे कंसर्न अक्यूज पर्सन्स, ये फैक्ट जो है ये टोटली अनकॉन्ट्रोवर्टेड है। ये आपको मैं इसलिए कह रहा हूँ कि अगर आप कॉन्ट्रोवर्शियल फैक्ट्स को लेके जाओगे तो आप कभी भी जो है जीत नहीं पाओगे। आपको एक स्टोरी सेटअप करनी है कि क्यों हम क्वेश्चनिंग में आए हैं और क्यों प्रोसीडिंग जो है अब्यूज ऑफ प्रोसेस है। अगर आप ये दोनों ही फैक्ट्स को सेटिस्फाई नहीं कर पाते हैं तो किसी भी रूप में क्वेश्चनिंग आपका नहीं होगा। तो इनका बेसिस क्या था क्वेश्चनिंग का कि हमारे खिलाफ जो कार्रवाई है वो अब्यूज ऑफ प्रोसेस है, क्योंकि हमने कोई भी इलीगल एक्ट नहीं करा है। ऐसा कोई भी एक्ट फाइल में नहीं कि हमने किसी पुलिस वाले को उकसाया हो, उसको इंड्यूस किया हो, उसको गवर्नमेंट के अगेंस्ट जो है खड़ा किया हो, हमने कोई रिबेल करने के लिए जो है वर्क किया हो, या हमने कोई देशद्रोह का जो है एक्ट किया हो, या हमने कोई अनड्यू बेनिफिट दिया हो, किसी को अनड्यू बेनिफिट दिया हो। कुल मिला किसी को किसी के राइट्स के बारे में अगर हम अवेयर कर रहे हैं, अलर्ट कर रहे हैं, तो ये आर्टिकल 19 सब क्लॉज 1 सब क्लॉज ए संविधान के तहत हमें अधिकार है, राइट टू डू एक्सप्रेशन एंड राइट टू हैव फीलिंग। तो इस सिनेरियो में कोई भी अपराध जो है हमने नहीं करा। तो कहने की बात ये कि यहाँ पर डिफेंस काउंसिल ने कॉन्स्टिट्यूशनल मैंडेट का हवाला देते हुए आर्गूमेंट को जो है समेट दिया। उसका कहना है कि अपराध तब होता है कि जब हम गलत काम करते हुए पकड़े जाते हैं, कि हम कोई ब्राइब दे रहे हैं या ब्राइब ले रहे हैं या उनको प्रोवोक कर रहे हैं। जब ऐसी स्थिति नहीं है देन वी कुड नॉट बी प्रोसिक्यूटेड फॉर दिस सेम। तो कोर्ट ने यहाँ पर फैक्ट्स सर्कमस्टेंसेस को एग्जामिन किया। तो जो मैंने फैक्ट्स बताया वो तो कोर्ट ने देखे। कोर्ट का कहना है कि यहाँ पर एक फैक्ट एडमिटेड है कि ग्रुप बना, ये ग्रुप है टेलीग्राम पे, और जो भी लोगों ने ज्वाइन किया वो ज्वाइन किया लिंक से, मतलब किसी मेंबर को ऐड नहीं किया गया। दूसरी बात ये थी कि 1300 पुलिस वाले जो कांस्टेबल थे वो इस ग्रुप के मेंबर थे। तीसरी बात है कि ग्रेड पे को लेकर यहाँ पर चर्चा हो रही थी। चौथी बात है कि इस ग्रुप का नाम इसलिए 2800 पुलिस SRPF डिस्ट्रिक्ट वाइज जो है इसका नाम दिया गया था, जिसमें जो भी एजेंडा जो है डिस्कस हुए उसमें कहीं भी ऐसा नहीं दिखाई दे रहा कि इनका इलीगल मोटिव था या किसी भी रूप में ये रेबेल को जो है करना चाह रहे थे। तो जब कोई पर्सनल इंटरेस्ट नहीं है, कोई पर्सनल मैलिस नहीं है, मेलाफेयर इंटेंशन नहीं है, कोई इलीगल मोटिव नहीं है, इन दैट सिनेरियो इट कुड नॉट बी सेड दैट कि कोई ऑफेंस जो है इन्होंने कमिट किया, ये कोर्ट ने ऑब्जर्व किया। क्लियर है। इसके अलावा जहाँ तक बात थी कॉन्स्पिरेसी की, तो उसके लिए कम से कम 2 या 2 से अधिक लोग होने चाहिए और प्रायर मीटिंग को पॉइंट जो है जरूरी है। अगर कोई प्रायर मीटिंग को पॉइंट नहीं है, 2 या 2 से अधिक लोग नहीं है, तो वहाँ पर कॉन्स्पिरेसी का अपराध जो है नहीं बनेगा। और इन्होंने ये कहा कि यूजुअली होता क्या कि पुलिस जो है 120B IPC जो है रूटीन मैनर में लगा देती है, जबकि 120B के लिए आवश्यक है कि डूइंग इलीगल थिंग बाय यूजिंग लीगल मीन्स और बाय डूइंग लीगल थिंग बाय यूजिंग इलीगल मीन्स। तो ऐसे फैक्ट्स रिकॉर्ड पे होने चाहिए कि ये लोग किसी न किसी रूप में क्राइम करने के लिए इच्छुक थे। सभी लोगों ने मीटिंग किया और इसके पीछे इनका इलीगल मोटिव था कि कुछ ना कुछ हम गेन करेंगे। जब तक ऐसी फैक्ट्स सर्कमस्टेंसेस फाइल पर नहीं है तो 120B IPC अट्रैक्ट नहीं कर सकते। इसके अलावा रिसेंट जजमेंट है सुप्रीम कोर्ट का भी 7/12/2021 का, उसमें भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 120B IPC कैन नॉट बी इम्पोज इन द रूटीन मैनर। इसके अलावा चर्चा हुई यहाँ पर सेक्शन 505 सब क्लॉज 1 सब क्लॉज B IPC के ऊपर कि हमने ऐसा कोई भी स्टेटमेंट पर्च नहीं करा है जो पब्लिक में ऐसी रूमर फैला दे और अल्टीमेटली जो ट्रांसक्विलिटी है, जो शांतिपूर्ण स्थिति है या इक्विलिब्रियम जो बना हुआ लोगों के बीच में, वो जो है डिस्टर्ब हो जाए, वो उसके लिए आवश्यक है। पुलिस वाले हैं, उनको उनके अधिकारों के बारे में बताना, ग्रेड पे के बारे में बताना, उनके राइट्स के बारे में बताना और उनको अवेयर करना, अलर्ट करना, ये कोई अपराध जो है कॉन्स्टिट्यूट नहीं करेगा। इवन वापस से उन्होंने एम्फेसाइज करा कि जो कंसर्न MLA थे उन्होंने भी लिखा, कंसर्न MP थे उन्होंने भी लिखा और उनके राइट्स को सरकार ने दे भी दिए। जब राइट सरकार ने दे दिए
तो ऐसी स्थिति में ये नहीं कहा जा सकता कि हमने कोई इलीगल एक्ट जो है किया है। इनका कहना है कि सेक्शन 3 पुलिस इंसाइटमेंट टू डिसअफेक्शन एक्ट 1922 तब लागू होता है कि जब हमको डिसअफेक्शन कॉज कर रहे हैं अगेंस्ट गवर्नमेंट और इंड्यूस कर रहे हैं पुलिस को टू विदहोल्ड सर्विसेज या डिसिप्लिन जो है पुलिस का हम डिस्टर्ब कर रहे हैं। इसके अलावा एक जजमेंट है सुप्रीम कोर्ट का 2013 वॉल्यूम 8 SCC पेज 664, इस पर भी जो है रिलाई किया गया कि अगर कोई MLA या MP लेटर लिखता है सरकार को, पुलिस के राइट्स के बारे में बात करता है, या कोई भी आम आदमी जो है पुलिस के बारे में बात कर रहा है, उनके राइट्स के बारे में बात कर रहा है और वो बात जेन्युइन है, तो ऐसी स्थिति में कोई भी अपराध जो है वहाँ पर कॉन्स्टिट्यूट नहीं होगा। इसके अलावा उनका कहना था कि धारा 54 डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट के अंदर जो भी कंसेंट कार्रवाइयाँ हैं उसका बेसिस क्या है कि ऐसी रूमर्स को फैलाया गया ताकि डिजास्टर जो है लोगों को दिखे कि बहुत तेज़ी से जो है फैल रहा है और अल्टीमेटली पब्लिक पीस को डिस्टर्ब करने के पीछे जो है आपकी मंशा थी। यहाँ पर FIR जो है ऐसे मामले में दर्ज नहीं हो सकती है। सेक्शन 195 सब क्लॉज 1 सब क्लॉज A CRPC का पालन करना होगा। अगर ऐसा पालन नहीं किया गया तो FIR को हम किसी भी रूप में लीगल नहीं कह सकते। अल्टीमेटली कोर्ट ने प्रोसीडिंग को जो है क्वेश्चन कर दिया, पर ये फैसला हमें सिखाता है महत्वपूर्ण 10 बातें, अगर समझ ली तो बहुत जो है फ़ायदा आप ले जाओगे। सबसे पहली बात, डिफेंस ने यहाँ पर जल्दबाजी नहीं दिखाई। डिफेंस ने क्या करा, सबसे पहले एक ज्ञापन बना के दिया पुलिस को कि भाई इस केस में यह गलतियाँ आपने करी हैं, अगर आप जांच करना चाहते तो जांच का एंगल होना चाहिए प्रैक्टिकल एंड फेयर, बिकॉज अक्यूज इज इंटेल टू गेट द राइट टू गेट अ फेयर जस्टिस। अगर उसको फेयर जस्टिस नहीं मिलेगा, फेयर इन्वेस्टिगेशन नहीं मिलेगा, तो किसी भी रूप में हम ये नहीं कह सकते कि आपने उसको जो है फेयर मौका दिया है, और वहाँ पर आर्टिकल 21 संविधान के भंग होने की स्थिति रहती है। तो पुलिस को और कोर्ट को अश्योर करना पड़ेगा कि द अक्यूज इज सब्जेक्टेड टू द फेयर इन्वेस्टिगेशन और फेयर ट्रायल और फेयर प्रोसीडिंग्स। क्लियर हो गया। दूसरी बात यह है कि जब भी आप क्वेश्चन के लिए जाते हैं तो आपके मन में प्रश्न उठता है कि हम क्वेश्चन के लिए जाएं या नहीं जाएं। क्वेश्चन के लिए जाने से पहले सबसे पहले FIR को पढ़ लो, रिपोर्ट को पढ़ लो, फैक्ट्स रिकॉर्ड पे किया उनको पढ़ लो। अगर उन फैक्ट्स से कहीं भी मामला स्टेबल नहीं दिखाई दे रहा है, पूरा कॉन्कॉक्टेड है और ऐसे फैक्ट्स लिखे गए हैं कि जिनका खंडन आप कर सकते हो डॉक्यूमेंट्री एविडेंस के बेसिस पे और वो एविडेंसेस अनकॉन्ट्रोवर्टेड है, तो वहाँ फायदा मिल जाएगा। तीसरी बात है, डो नॉट गो टू हाई कोर्ट ऑन कॉन्ट्रोवर्शियल फैक्ट्स बेसिस। अगर कॉन्ट्रोवर्शियल फैक्ट है तो इसका निस्तारण ट्रायल में होगा, तो वहाँ जाने से मतलब नहीं है। चौथी बात, जो भी आप पे आरोप लगाए गए हैं उन आरोपों का स्पष्ट खंडन आपके पास में होना चाहिए, नहीं है तो डू नॉट गो फॉर क्वेश्चनिंग। नंबर 5, जो भी एलिगेशन है, जैसे मान लीजिए 120B IPC या कोई भी अपराध जो है आप पर बनना पाया जाता है, ऐसा लिखा गया और उन सेक्शंस को कोट किया गया है, तो उनके इंग्रेडिएंट्स क्या हैं। ऐसे मामले प्रीवियसली जिनमें क्वेश्चन किया गया है या डिस्चार्ज किया गया है या बरी किया गया, उनको देखना होगा और उसकी लाइट में जो है ड्राफ्टिंग करनी होगी। तो फर्स्ट थिंग इज़ दैट फर्स्ट वी डू रिसर्च, और रिसर्च से पहले हमको करना है प्रॉपर ब्रीफ चीज़ों का, तो हमको जो है काफ़ी स्थिति आसान रहेगी। पॉइंट नंबर 6, अडॉप्ट द ऑप्शन ऑफ फिल्टर ब्रीफिंग। उसमें क्या था कि ऐसे फैक्ट जो अनस्पेसिफिक है उनको अलग कर दो और जो फैक्ट स्पेसिफिक है उनको अलग कर दो। स्पेसिफिक फैक्ट्स के संबंध में आपको होना है ज़्यादा केयरफुल, जो फैक्ट अनस्पेसिफिक है उसके संबंध में आपको जनरल प्लीडिंग सी करनी है। उदाहरण के लिए, मुझे शाम ने मारा, ये एक जनरल प्लीडिंग है, पर मुझे शाम ने 10 तारीख सितंबर की 2021 में मारा, समय 3 बजे के आसपास, तो ये हो गया स्पेसिफिक फैक्ट्स। तो जो फैक्ट स्पेसिफिक है इसका अपने खंडन भी स्पेसिफिक जो है करना पड़ेगा, इस बात का विशेष ध्यान रखें। पॉइंट नंबर 7, जब भी आप ड्राफ्टिंग करें सबसे पहले आपका आएगा रिपोर्ट वाला पार्ट, उसके बाद प्रोसीडिंग, उसके बाद क्या आउटकम आया, उसके बाद प्रोसीडिंग, फिर आउटकम क्या आया, और उसके बाद निरंतर जो है क्या कार्रवाई चल रही है, और फिर आपका स्टैंड क्या, कानूनी पोजीशन क्या, इस बात को विशेष ध्यान रखें। 8वीं इंपॉर्टेंट बात, जो भी लॉ आप साइड कर रहे हैं उसको आप प्रॉपर्ली जो है साइड करें। पिटिशन में कई बार होता है कि आप पिटिशन में साइड नहीं करते, तो अल्टीमेटली नुकसान जो है हमें खाना पड़ता है। पॉइंट नंबर 9, कि जो भी फैक्ट्स आपके हैं अगर अनकॉन्ट्रोवर्टेड है, और ये शो करना आपके लिए पर्याप्त है कि जो भी इंग्रेडिएंट्स है उसका वॉलेशन नहीं है। अगर हम संविधान के तहत काम कर रहे हैं, हम संवैधानिक मैंडेट को एक्सरसाइज कर रहे हैं, तो वहाँ पर कोई ऑफेंस नहीं है, तो इस पॉइंट को भी जो है आप इनलाइटन कर सकते हैं। संवैधानिक मैंडेट के संबंध में भी प्लीडिंग्स करना जस्टिफाइड होगा। और पॉइंट नंबर 10, कि जो भी आपके खिलाफ आरोप है उसका पॉइंट वाइज पॉइंट खंडन करते चलिए। उदाहरण के लिए ये कहा कि भाई ये लोग जो हैं लोगों को भड़का रहे हैं या लोगों के साथ जो है दंगा फैलाने में ये पूरा साथ दे रहे हैं, तो पहली बात, क्या उसका आउटकम रिजल्ट आया कि दंगा नहीं है, उसको हाईलाइट करो। दूसरी बात है कि वो कौन कौन लोग थे जिसको इस केस में शामिल किया गया है, तो क्या सबके खिलाफ कार्रवाई की गई है या कुछ सेलेक्टिव लोगों को चुना गया है, ये इंपॉर्टेंट फैक्ट हो गया। ये फैक्ट अनकॉन्ट्रोवर्टेड, और जिनको चुना गया उनका रोल क्या आ रहा है, उनके खिलाफ एविडेंसेस क्या है, उसका स्पेसिफिकेशन क्या है, उसका जस्टिफिकेशन क्या है, उसको प्रॉपर्ली वेरीफाई करा या नहीं करा, उस पर अक्यूज का स्पष्टीकरण क्या है, ये सब बातें हैं इंपॉर्टेंट। अगर वो नहीं है देन वी कुड हैव द बेनिफिट। तो इस तरह से अपने को जो है ड्राफ्टिंग करनी है और राइट्स को जो है सिक्योर करना है। तो उम्मीद करता हूँ कि ये जजमेंट जो है हमारे लिए काफ़ी हेल्पफुल है, इससे हमें जो है काफ़ी जो है सीखने को मिला। जल्दी मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। टिल देन, जय हिंद, जय भारत।